हेलो साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी उतनी शानदार तरीके से आगे बढ़ रही होंगी। सो फ्रेंड, आज हम ज्योग्राफी की जो कि पीवाईक्यू से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज लेके आए हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्लास होने जा रही है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो भी एमसीक्यूज पीवाईक्यू लिए गए हम लोगों ने, वो किसी न किसी एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी हो या फिर एमपीएसबी के सारे एग्ज़ाम्स हो, उसमें कहीं न कहीं पूछे गए हो, है ना? तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आज की क्लास आप सभी के लिए। सो फ्रेंड, आज हमारे चैनल पर जो भी नए यूज़र्स आए हुए हैं, उनसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ इसे शेयर करिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए यह क्लास होने जा रही है आज की। आज हम जिन टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे, वो कहीं न कहीं आपके सिलेबस का पार्ट रहा है और इससे अधिकतर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। सो फ्रेंड, आई होप कि आपके जो जो भी शिफ्ट में एग्ज़ाम्स होंगे, उनमें ज़रूर यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ज्योग्राफी पर हम नदियों से रिलेटेड या फिर भौगोलिक क्षेत्र से रिलेटेड हमने एक लेक्चर इस प्लेलिस्ट में अपलोड किया है। अगर जिस किसी हमारे साथियों ने नहीं देखी हो क्लास, तो प्लेलिस्ट में जाके क्लास को देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा हम लोगों ने वहाँ डिस्कशन किया था ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स पर। सो फ्रेंड, हम आज के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। सो आज के हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं, जो कि एमपीटेट 2000 जो कि वर्ग 3 से रिलेटेड यूनिट 17 जो दी गई है इनके सिलेबस में, है ना? उस पर आधारित कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि भारत में अफवाह तंत्र, हिमालय नदी या प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात हो, भारत की जलवायु नियंत्रण, भारतीय मानसून का आगमन वापसी, प्राकृतिक वनस्पति वनों के प्रकार हो, साथ ही साथ सौरमंडल, सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, ग्लोब, अक्षांश, देशांतर और देशांतर समय की गणना तथा पृथ्वी के ताप कटिबंध, पृथ्वी की घूर्णन तथा परिक्रमण गतियाँ एवं ऋतु, इन सभी पर हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ इंडिया का जो साइज है ना, भौतिक क्षेत्र, लोकेशन क्या है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में भी हम देखेंगे इन एमसीक्यूज के थ्रू। साथ ही साथ मैन जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या रही है, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। सो फ्रेंड्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए क्लास रहने वाली है, जो कि हम सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू से रिलेटेड देखेंगे यहाँ पे। ये ऐसे टॉपिक्स है जियोग्राफी के, जहाँ से अधिकतर क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं। सो फ्रेंड, बिना देर की हम चलते हैं प्रैक्टिस सेशन की ओर। सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एमपीटेट वर्ग 2 2023 का यह क्वेश्चन। बताइए आप सभी, राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए, गंगा नदी। अगर गंगा नदी की बात करें तो यह 2525 किलोमीटर 2525 किलोमीटर का प्रवाह देखने को मिलता है। वही अगर यमुना नदी की बात करें तो यह 1376 किलोमीटर का प्रवाह देखने को मिलता है। वही ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो 2900 किलोमीटर का प्रवाह देखने को मिलता है। गोदावरी नदी की अगर बात करें तो 1465 किलोमीटर का प्रवाह देखने को मिलता है। तो अगर हम गंगा नदी पर चर्चा करें तो यह भारत में इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर देखने को मिलती है। शेष भाग कहाँ बहती है? ये बांग्लादेश में बहती है ना, जिसे जहाँ इसे पद्मा नाम से जाना जाता है ना, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। तो ये 1450 किलोमीटर तक भारत में इसका प्रवाह क्षेत्र देखने को मिलता है ना। अगर इसके उद्गम क्षेत्र की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड, यूके से, है ना, यूके से। यूके में कहाँ से? गंगोत्री हिमनद से निकलती है। तो गंगोत्री हिमनद में पहले किसे भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है? भागीरथी नदी। भागीरथी नदी जब देवप्रयाग के पास, कहाँ पे? देवप्रयाग। देवप्रयाग के पास में ये अलकनंदा से मिलती है। अलकनंदा, देवप्रयाग के पास में अलकनंदा से मिलती है, तब जाके इसे गंगा गंगा संगम भी कहते हैं ना, इसे गंगा नाम मिलता है यहाँ से देवप्रयाग के बाद।
तो भागीरथी और अलकनंदा का संगम क्या कहलाता है? देवप्रयाग कहलाता है। देवप्रयाग में ही गंगा नाम से जानी जाती है। तो इस तरह से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर इसकी प्रमुख सहायक नदी की अगर बात करें तो इसमें यमुना देखने को मिलती है ना, यमुना हो गई, घाघरा हो गई है ना, घाघरा, गंडक, सोन हो गई, दामोदर हो गई। तो यह इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हो जाती है। प्रयागराज में जो संगम देखने को मिलता है गंगा यमुना, है ना, जो कि त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। किस संगम के नाम से वो जाना जाता है? त्रिवेणी संगम। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे गंगा नदी के ऊपर। क्वेश्चन सेकंड देखेंगे, गंगा नदी का उद्गम स्थल है, बताइए क्या है? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। ऑप्शन बी, गंगोत्री ग्लेशियर देखने को मिलता है यूके में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थर्ड, सदर्न वाटर डिवाइड का उदाहरण कौन सा है? क्या हो जाएगा? एमपी पुलिस 2023 का यह क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? साथियों, हमने जो पहले क्वेश्चन में देखा ब्रह्मपुत्र नदी जो कि 2900 किलोमीटर, तो भारत में अगर इसकी बात करें तो कितनी है? 916 किलोमीटर बहती है। 916 किलोमीटर का अफवाह क्षेत्र देखने को मिलता है। शेष भाग कहाँ रहता है? जो कि तिब्बत है ना, उधर तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, उधर देखने को मिलता है अधिकतर अफवाह क्षेत्र। कुछ क्षेत्र बांग्लादेश में देखने को मिलता है, जहाँ इसे जमुना कहते हैं ना। तो इसे कहा क्या क्या कहा जाता है? सांगपो कहते हैं, सांगपो, जो कि तिब्बत में है ना। वही इसे क्या कहते हैं बांग्लादेश में? जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुनी या जमुना, जमुनी, ठीक है। इस तरह से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन थर्ड का आंसर बताइए आप सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, अमरकंटक। अमरकंटक जहाँ सोन हो गई है ना, नर्मदा हो गई है ना, सोन, नर्मदा, और साथ में महानदी, यह तीनों का ही उद्गम क्षेत्र देखने को मिलता है, स्थल देखने को मिलता है। इसलिए यह वाटर डिवाइडर का कार्य करता है, मध्य भारत का जल विभाजक कहलाता है। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन फोर्थ देखेंगे, गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? एमपी एक्साइज कांस्टेबल का यह क्वेश्चन, बताइए आप सभी इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। गोदावरी नदी की अगर बात करें तो यह सबसे बड़ी प्रायद्वीपी नदी है ना, प्रायद्वीपी नदी है, प्रायद्वीपी नदी कहते हैं गोदावरी नदी को। जो कि कहाँ से निकलती है? त्र्यंबक पहाड़ी। यह कहाँ स्थित है? त्र्यंबक पहाड़ी, त्र्यंबक पहाड़ी से, ये जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र के नासिक जिले में देखने को मिलती है। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो कितनी? 1465 किलोमीटर का प्रवाह देखने को मिलता है। साथ ही प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ होगा इसका? महाराष्ट्र हो गया है ना, तेलंगाना हो गया, तेलंगाना, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, ये इसके प्रवाह स्टेट हो जाते हैं। इन स्टेटों से यह इसका प्रवाह क्षेत्र देखने को मिलता है। यह भारत का सबसे मतलब दूसरा सबसे बड़ा बेसिन, नदी बेसिन है, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। पहले नंबर का कौन है साथियों? पहले नंबर का है गंगा बेसिन, और गोदावरी नदी का बेसिन कौन से नंबर का? दूसरे नंबर का, इसे गोदावरी बेसिन भी कहते हैं। इस तरह से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। साथियों अगर कृष्णा नदी की बात करें तो यह कहाँ से निकलती है? यह भी महाराष्ट्र से निकलती है, कर्नाटक आंध्र प्रदेश में होकर बहती है ना। महानदी की बात करें तो यह छत्तीसगढ़ से निकलती है, जो उड़ीसा से बहकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। और सरस्वती नदी अभी वर्तमान में इसे सूखी या विलुप्त मानी जाती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट हो जाते हैं आप सभी के लिए। साथियों दिए तो 100 क्वेश्चन है, पर हम इतने कुछ डिस्कस कर लेंगे कि आपको 200 क्वेश्चन के लगभग का आपको आंसर मिल जाएगा। तो यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आप सभी के लिए, और आप अधिकतर क्वेश्चन यही लर्न कर लोगे।
चलिए साथियों, क्वेश्चन 5 पे देखते हैं। यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलती है? बताइए आप सब इसका राइट आंसर। मेरे आंसर करने से पहले ही आप आंसर दे दिया करिए। जो भी हो, अगर रॉन्ग होता है राइट होता है ना, ताकि आपका प्रैक्टिस भी अच्छी हो सके, है ना। तो राइट आंसर बताइए आप सभी इसकी। पॉज करके आप सभी का आंसर देने की कोशिश किया करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रयागराज में मिलती है। यमुना गंगा यहाँ मिलती है ना, जो कि त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। तो यह त्रिवेणी संगम भी देखने को मिलता है, जहाँ कुंभ का आयोजन होता है। हरिद्वार के किनारे कौन सी नदी देखने को मिलती है? गंगा नदी मिलती है ना। वही बात करें हम कानपुर में, तो कानपुर में भी हमें गंगा नदी देखने को मिलती है। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में भी हमें यहाँ गंगा नदी देखने को मिलती है। चलते हैं क्वेश्चन 6 की ओर। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन। बताइए आप सभी इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी। पहले ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में अगर बात करें तो तिब्बत में से क्या कहते हैं? तिब्बत में से सांगपो कहते हैं, सांगपो कहा जाता है। जब यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है यहाँ से, तो इसे क्या कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। फिर असम में प्रवेश करती है यहाँ से, तो इसे क्या कहते हैं? असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। साथ ही इसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो इसे क्या कहते हैं? जमुना के नाम से जाना जाता है, जमुनी या जमुना, है ना। इस तरह से इसका ये हो जाता है नाम। और इन सब के बाद में बांग्लादेश में से यह निकलकर गंगा पद्मा पद्मा जो कि पद्मा से मिलकर यह मेघना नदी बनाती है। गंगा से मिलकर यह मेघना नदी बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर। इस तरह से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है यह नदी भी। अगर ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियों की अगर चर्चा करें तो इसमें हमें सुबनश्री हो गया, सुबनश्री, है ना। कामेग हो गई, मानस, साथ ही साथ दिहांग, दिबांग, लोहित, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हो जाती है। चलते साथ ही अगले क्वेश्चन पर। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं, देख लीजिएगा आप। एक बार हो सके या फिर दूसरे बार भी आप इस लेक्चर को देख लीजिएगा। क्वेश्चन 7 देखेंगे। नर्मदा ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? एमपी ग्रुप 2 में पूछा गया है क्वेश्चन। बताइए आप सभी इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, पश्चिम की ओर। यह नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती हुई दिखाई देती है, जो कि अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। इसलिए इसे पश्चिम मुखी नदी भी कहा जाता है। पश्चिम मुखी नदी के नाम से भी जाना जाता है नर्मदा और ताप्ती नदी को। अगर नर्मदा और ताप्ती नदी की अगर चर्चा करें तो नर्मदा नदी की चर्चा करते पहले। नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक पहाड़ी कहाँ स्थित है साथियों? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश अनूपपुर जिले में। नर्मदा नदी को दूसरे नाम क्या है? रेवा के नाम से भी जाना जाता है, रेवा। कुल लंबाई की अगर बात करें तो कितनी हो जाएंगी? 1312 किलोमीटर। बहाव क्षेत्र कहाँ का देखने को मिलता है? मध्य प्रदेश, साथ ही साथ महाराष्ट्र, साथ ही गुजरात, इन तीनों स्टेट में इसका प्रवाह क्षेत्र देखने को मिलता है। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो यह सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीच में से बहती है। सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीच में से ये दोनों पर्वतों के बीच में से इसका प्रवाह देखने को मिलता है।
सहायक नदी की बात करें तो इसमें इसकी सहायक नदी हो जाएंगी, तवा हो जाएंगी, है ना, हरणी हो जाएंगी, दूधी हो जाएंगी। इस नदी पर प्रमुख स्थल अगर देखें तो जबलपुर में भेड़ा घाट जो कि संगमरमर की घाटियां देखने को मिलती है। धुआंधार जलप्रपात देखने को मिलता है, धुआंधार जलप्रपात। साथ ही साथ इस पर सरदार सरोवर बांध देखने को मिलता है, जो कि कहाँ पे, गुजरात में स्थित है। इस तरह से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉप इस पे इफेक्ट हो जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर ताप्ती नदी की बात करें इसी क्रम में, तो यह बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। इसकी लंबाई की बात करें तो 724 किलोमीटर देखने को मिलती है। बहाव क्षेत्र की अगर बात करें तो यह भी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में प्रवाह देखने को मिलता है। नर्मदा नदी की तरह भी यह एक रिफ्ट वैली रिवर है, रिफ्ट वैली रिवर देखने को मिलती है। जाकर यह अरब सागर में गिरती है नर्मदा नदी के साथ। इसके तट पे प्रमुख शहरों की बात करें तो मुल्ताई हो गया, मुल्ताई, है ना, सूरत, और इस नदी पर उकाई बांध परियोजना देखने को मिलती है, उकाई बांध, जो कि कहाँ स्थित है, गुजरात में। इस तरह से काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं ताप्ती और नर्मदा नदी के ऊपर। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? बताइए इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा नर्मदा नदी। यह कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती हुई दिखाई देती है, जैसा कि हमने चर्चा की थी। गंगा नदी की बात की जाती है, यह भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना, विशाल डेल्टा बनाती है। कृष्णा नदी की बात करते हैं, यह भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, आंध्र प्रदेश में। गोदावरी नदी की चर्चा करें तो यह भी बंगाल की खाड़ी में, जो कि विशाल डेल्टा का निर्माण करती है गोदावरी नदी। क्वेश्चन 9 देखेंगे। सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी घाटी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी घाटी है, क्योंकि इसे क्या कहते हैं, दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय अगर भारत की दूसरी नदी अगर देखें सबसे बड़ी, तो कौन सी हो जाएंगी? कृष्णा नदी देखने को मिलती है सेकंड नंबर पे। फर्स्ट नंबर पर गोदावरी नदी देखने को मिलती है प्रायद्वीपीय भारत की। चलते साथ ही अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 10 देखेंगे। सागर द्वारिका योजना किससे संबंधित है? MP पटवारी 2023 का ये क्वेश्चन। बताइए आप सभी इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, नदी जोड़ो योजना से यह संबंधित है। सागर द्वारिका योजना जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जल का प्रबंधन और सिंचाई को पूर्ति के लिए इस तरह की योजना का निर्माण किया गया है। चलते साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। भारत किस प्रकार की जलवायु वाला देश है? MP पुलिस 2023 का यह क्वेश्चन। बताइए आप सभी क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानसूनी। भारत की जलवायु की बात करें तो मुख्यतः यह मानसूनी देखने को मिलती है, जहाँ वर्षा ऋतु आधारित है ना। उष्णकटिबंधीय की अगर बात करें तो यह भूमध्य रेखा के निकट देखने को मिलती है, भूमध्य रेखा के निकट, है ना। कुछ भारत के कुछ प्रायद्वीपीय क्षेत्र देखने को मिलते हैं जिसमें उष्णकटिबंधीय देखने को मिलते हैं, है ना, कुछ प्रायद्वीपीय क्षेत्रों पर। अगर शीतोष्ण की बात करें तो यह कहाँ देखने को मिलता है? यूरोप में, यूरोप हो गया, उत्तर अमेरिका वाले क्षेत्र में, उत्तर अमेरिका के क्षेत्र में। वही बात करें शुष्क की, तो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। भारत का केवल पश्चिमी भाग शुष्क है थोड़ा, है ना, ये मरुस्थलीय क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो इस तरह से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है फैक्ट। क्वेश्चन 12 देखेंगे। भारत की जलवायु पर सबसे बड़ा प्रभाव किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमालय का।
क्योंकि जो पश्चिम से जो हवाएं चलती है, ठंडी हवाओं को यह हिमालय पर्वत रोकता है, जिससे मानसून को भी मोड़ने का कार्य करता है और जलवायु को नियंत्रित करता है। इस तरीके से इसका सबसे बड़ा प्रभाव हमारे देश पर देखने को मिलता है। चलते साथ ही अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 13 देखेंगे। स्थल रूप व समुद्र का समीप या दूर होना किस कारक से संबंधित है? क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, समुद्र से दूर। इसका मुख्य कारणों की अगर बात करें तो इसमें समुद्र का जल धीरे धीरे गर्म और धीरे ठंडा होता है ना। जबकि क्या होता है, स्थल जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। इसलिए समुद्र के पास वाले जो स्थान होते हैं उसका तापमान क्या होगा, संतुलित होता है ना। संतुलित तापमान हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ हम बात करें जबकि दूर वाले क्षेत्र की, तो वह तापमान बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। समुद्र से दूर स्थित वाले क्षेत्र तापमान में अंतर हमें देखने को मिलता है। चलते साथियों क्वेश्चन 14 की ओर। ऊंचाई बढ़ाने पर तापमान क्या होगा, बताओ। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घटता है। ऊंचाई बढ़ना मतलब 165 मीटर की अगर ऊंचाई पर जाते हैं तो हमें 1 डिग्री सेल्सियस की कमी देखने को मिलती है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 15 देखेंगे। मानसून की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऋतु आधारित वर्षा। मानसून वर्षा जो कि हमें जून है सितंबर में देखने को मिलती है, पर केंद्रित होती है। अगर वर्ष भर समान वर्षा की बात करें तो कहाँ देखने को मिलती है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि वर्ष भर समान वर्षा किस क्षेत्र में देखने को मिलती है, तो यह भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर, जो कि भारत में नहीं है, भूमध्य रेखा पर देखने को मिलती है ना। चलते साथियों अगले स्लाइड पर। तो साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट या फैक्ट भी हो जाते हैं ना, जिन भी क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं या जिन भी ऑप्शंस के हम फैक्ट देख रहे हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से। आप भी वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश करते रहिएगा। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन 16 देखेंगे। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? एमपी पटवारी में पूछा गया क्वेश्चन, बताइए आप सभी इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरबी भाषा से देखने को मिलती है, जिसे पहले मौसम कहते थे, है ना। अरबी शब्द मौसम से बना है, जिसका अर्थ होता है ऋतु। बाद में पुर्तगाली नाविकों ने इसे मोनको शब्द का प्रयोग किया। क्या शब्द लाया था? मोनको। जिससे अंग्रेजों ने इसे फिर बाद में यहाँ पुर्तगाली लाए। बाद में जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने यूज किया मानसून। मानसून, तब से यह मानसून शब्द बन गया है ना। हिंदी और भारतीय भाषाओं में इसे मानसून कहा जाने लगा फिर। तो मानसून कब आता है हमारे यहाँ? दक्षिण पश्चिम मानसून हमें देखने को मिलता है जून और सितंबर में, है ना। उत्तर पूर्वी मानसून की बात करें तो कब देखने को मिलता है? अक्टूबर से नवंबर के बीच में हमें देखने को मिलता है, जिसमें वर्षा होती है। तो यह उत्तर पूर्वी मानसून हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में, और जून सितंबर में दक्षिण पश्चिम मानसून देखने को मिलता है। इस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन 17 देखेंगे। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है? अभी हमने बात की, ऑप्शन सी हो जाएगा, जून में देखने को मिलता है दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून हमें देखने को मिलता है, जो कि किस तट पे आता है? केरल तट पर देखने को मिलता है 1 जून के लगभग में। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 18 देखेंगे। भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ पहुंचता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ई, केरल में पहुंचता है 1 जून के लगभग में।
दक्षिण पश्चिम मानसून यहीं से देखने को मिलता है ना। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 19 देखेंगे। मानसून की वापसी किस दिशा से होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी, दक्षिण पूर्व से मानसून की वापसी देखने को मिलती है, जो कि अक्टूबर मंथ में, अक्टूबर में हमें देखने को मिलती है दक्षिण पूर्व से। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। मानसून की वापसी का मौसम कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, शरद ऋतु, जो कि अक्टूबर और नवंबर में हमें देखने को मिलता है। अक्टूबर नवंबर में हमें देखने को मिलता है मानसून वापसी का समय। ग्रीष्म ऋतु कब देखने को मिलती है? हमें मार्च मई में देखने को मिलती है। वर्षा ऋतु की बात करती है कब? जून से जुलाई सितंबर तक देखने को मिलती है। शीत ऋतु की बात करते हैं दिसंबर से फरवरी में देखने को मिलती है। इस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आप सभी के लिए ऋतु ये। क्वेश्चन 21 देखेंगे। उष्णकटिबंधीय वर्षावन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट में हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र है ना। तो यह सदैव यह घने सदाबहार वर्षावन देखने को मिलते हैं, सदाबहार वर्षावन। अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें तो कहाँ देखने को मिलता है? यह केरल है ना, कर्नाटक वाले रीजन में हमें देखने को मिलता है, जो कि हमारे पश्चिम में स्थित है। इस घाट की जो लगभग ऊंचाई अगर हम देखें तो यह 1600 किलोमीटर के आसपास हमें देखने को मिलती है, लंबाई जो है ना। और हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह 900 किलोमीटर से 900 मीटर, 900 मीटर से 1600 मीटर तक की हमें देखने को मिलती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो कौन सी थी? अन्नामुडी या अन्नामुदी कहते हैं, अन्नामुदी। कितनी थी? 2695 किलोमीटर है, जो कि कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी हो जाती है ना पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सह्याद्री पर्वतमाला। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाती है आप लोगों के लिए। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पश्चिमी घाट किस किस स्टेट में लगता है, तो उसके लिए आप अगर हो सके तो एक ट्रिक भी याद कर सकते हो। जैसे हो जाएगा गुमा गो करता, गुमागो करता। तो यहाँ से हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र है ना, गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, गो से गोवा हो जाएगा, ठीक है। कर से हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा, साथ ही साथ ता से क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु। तो इस तरह से हो जाएगा गु मा गो करता, गुमागो करता, गुमागो करता क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और तमिलनाडु। इस तरह से इसके पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र हो जाएंगे, इसमें स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। सदाबहार वन में वृक्ष है, कौन से सदाबहार वन में वृक्ष है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरे बने रहते हैं। सदाबहार वन में वृक्ष कैसे रहते हैं? हरे बने रहते हैं, वर्ष भर ये हरे रहते हैं, क्योंकि वर्षा जो है वो प्रचुर मात्रा में होती है यहाँ पे। कांटेदार वनों की बात करें तो कहाँ होते हैं? शुष्क मरुस्थल वनस्पति देखने को मिलती है। शंकुधारी कहाँ मिलते हैं? ठंडे क्षेत्र में हमें देखने को मिलते हैं ना, ठंडे क्षेत्र में शंकुधारी, शंकु का धारण करते हैं, ठंडे क्षेत्र में धारण करते हैं। पतझड़ी वन जहाँ पत्तियां शुष्क मौसम में गिरती है। पत्तियां क्यों गिरती है साथियों? क्योंकि पत्तियां गिरेंगी तभी वह जो भी जल की पूर्ति कर पाएंगी, जितना भी जल हो अपने पास में ना, इसलिए पत्ते झड़ा देते हैं वृक्ष वहाँ के। क्वेश्चन 23 देखते हैं। शुष्क पर्णपाती वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में शुष्क पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं, जहाँ पे पतझड़ी वन अधिक पाए जाते हैं, जिसके पत्ते झड़ते हैं ना, पतझड़ी। राजस्थान में कैसे वन मिलते हैं? मरुस्थलीय टाइप के, है ना, जैसे कांटेदार वृक्ष हमें देखने को मिलता है, बबूल हो गया, मरुस्थलीय झाड़ियाँ देखने को। हिमालय में कैसे वन? शंकुधारी देखने को मिलते हैं, या फिर मिश्रित वन भी यहाँ पाए जाते हैं, मिश्रित वन। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ वर्षा वन देखने को मिलते हैं, अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी देखने को मिलता है उधर, मेघालय, मासिम राम। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 24 देखेंगे, मैंग्रोव वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती है? एसएससी एमटीएस 2021 का ये क्वेश्चन, बताइए आप सभी राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन सी, तटीय क्षेत्र में मैंग्रोव वनस्पतियाँ देखने को मिलती है, और यह खारे पानी में, है ना, खारे पानी में दलदली भूमि वाले क्षेत्र में हमें मैंग्रोव देखने को मिलता है। मैंग्रोव वनस्पति की बात करते हैं अधिकतर सुंदरवन डेल्टा, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना डेल्टा में अधिकतर रूप से देखने को मिलती है ना, तो ये सुंदरवन डेल्टा देखने को मिलता है, सुंदरवन डेल्टा में अधिक रूप से देखने को मिलती है। जो पौधों की जड़ें होती है मैंग्रोव की, वह झूली हुई होती है ऊपर से, है ना, तो यह सांस लेने वाली होती है, अधिकतर जड़ें ऊपर निकलती है दलदली क्षेत्र से। ये जो पेड़ होते हैं अत्यधिक नमक सहनशील होते हैं, इनकी पत्तियां जो होती है मोटी मोमी होती है ना, और छोटी होती है, छोटी पत्तियां होती है, पर नमक सहनशील होती है। चलते साथ ही अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, सुंदरवन किस प्रकार की वनस्पतियों का उदाहरण है? एमपी फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, मैंग्रोव टाइप की वनस्पतियां है सुंदरवन में, है ना, तो यह गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदरवन का प्रसिद्ध उदाहरण है यहाँ का। चलते अगले क्वेश्चन पर 26 देखेंगे, शंकुधारी वनों का मुख्य वृक्ष क्या है? इसका राइट आंसर बताइए साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवदार। शंकुधारी वनों का मुख्य वृक्ष है देवदार, जो कि शंकुधारी वनों जो कि हिमालय में देखने को मिलते हैं ना, अभी हमने चर्चा की थी। सागौन की बात करते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जो कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में देखने को मिलते हैं अधिकतर। नीम की बात करें तो पर्णपाती उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। साल की बात करें तो यह पर्णपाती वनस्पति का वृक्ष है, पर्णपाती वनस्पति है ना। चलते अगले क्वेश्चन पर 27 देखेंगे, कांटेदार झाड़ियाँ सबसे अधिक कहाँ मिलती है? तो शुष्क क्षेत्र में देखने को मिलती है, कहाँ है? ऑप्शन है राजस्थान में, शुष्क मरुस्थल क्षेत्र में देखने को मिलती है कांटेदार झाड़ियाँ। केरल में कैसी देखने को मिलेंगी, और यहाँ पे कौन सा घाट स्थित है? बताइए आप सभी कमेंट्स बॉक्स में मुझे, केरल में कौन सा घाट स्थित है और यहाँ कैसे वन पाए जाते हैं? क्वेश्चन 28 देखते हैं, भारत का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता हॉट स्पॉट है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट, जो कि जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहा जाता है। इसे यूनेस्को हॉट स्पॉट भी कहते हैं ना। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 29 देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वट वृक्ष, जो कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। सागौन की बात करें तो यह आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वृक्ष है। नीम को देखें तो यह औषधि गुणों से परिपूर्ण है, औषधि गुणों से परिपूर्ण है ना। पीपल का वृक्ष एक धार्मिक महत्व के लिए देखने को मिलता है, जिसकी पूजा की जाती है। इस तरह से काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाती है भी। क्वेश्चन 30 देखेंगे, भारत राष्ट्रीय फूल है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कमल, लोटस, जो कि हमें भारत का राष्ट्रीय फूल देखने को मिलता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। क्वेश्चन देखेंगे 31, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों
ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में गिरती हुई दिखाई देती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी है, जो कि सेकंड नंबर की नदी है ना, कावेरी नदी लंबाई में, प्रायद्वीपीय भारत की। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो कितनी है, 805 किलोमीटर हमें देखने को मिलती है। इसके उद्गम की बात करें तो यह ब्रह्मगिरी पर्वत कहाँ स्थित है, पश्चिमी घाट में हमें देखने को मिलता है, कर्नाटक राज्य के। प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो यह कर्नाटक, साथ ही साथ तमिलनाडु और पौंडीचेरी, करैकल में देखने को मिलता है ना, पौंडीचेरी, पुडुचेरी करते हुए। संगम की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना। सहायक नदियों में इसमें अमरावती हो गया, हरंगी, हेमावती, सिंबा में देखने को मिलती है। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 32 देखेंगे। मानसून में से भारत की कृषि का कितना प्रतिशत प्रभावित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 70% भारत की कृषि मानसून वर्षा पर निर्भर रहती है। इसलिए सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगी है ना भारत की, अगर मानसून नहीं आता है तो, कमज़ोर रहता है या नहीं आता है तो काफ़ी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन 33 देखेंगे। भारत में शीत ऋतु कब होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन बी, दिसंबर फरवरी में हमें शीत ऋतु देखने को मिलती है। जून सितंबर में कौन सी ऋतु होती है? वर्षा। मार्च मई की बात करें तो इसमें ग्रीष्म ऋतु देखने को मिलती है, और अक्टूबर नवंबर में शरद ऋतु देखने को मिलती है। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 34 देखेंगे। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? गंगा नदी भी डेल्टा बनाती है, ब्रह्मपुत्र भी बनाती है ना, गोदावरी नदी भी डेल्टा बनाती है, तो नर्मदा इसका ऑप्शन राइट डी हो जाएगा, जो कि अरब सागर के मुहाना बनाती है, अरब सागर में है ना, डेल्टा नहीं बनाती है। क्वेश्चन 35 देखेंगे। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा किस नाम से प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, सुंदरबन डेल्टा के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र का, है ना, गंगा ब्रह्मपुत्र का। मालवा की बात करें तो ये कहाँ देखने को मिलता है? मध्य भारत में, मालवा का पट्टा। छत्तीसगढ़ का मैदान कहाँ देखने को मिलता है? गोदावरी और महानदी क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ का मैदान गोदावरी महानदी क्षेत्र में देखने। कोकण क्षेत्र कहाँ देखने को मिलता है साथियों? यह महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र है, महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र है, कोकण क्षेत्र महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र है। क्वेश्चन 36 देखेंगे। मानसून की विफलता से सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि पर, एग्रीकल्चर पर, जो कि भारत की 70% कृषि मानसून पर निर्भर है। अभी हमने देखा था क्वेश्चन। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 37 देखेंगे। चिल्का झील कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, ओडिशा में हमें चिल्का झील देखने को मिलती है, जो कि भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 38 देखेंगे। अब वही अगर असम की बात करें तो इसमें ब्रह्मपुत्र बेसिन देखने को मिलता है। राजस्थान में क्या है? राजस्थान में मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की। महाराष्ट्र यह छोटी झीलें देखने को मिलती है। क्वेश्चन 38 देखेंगे। भारत का कौन सा राज्य वनों का राज्य कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश, जो कि भारत का राज्य वनों का राज्य कहलाता है। इस क्षेत्र में सबसे अधिक वन क्षेत्र देखने को मिलते हैं हमें।
चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 39 देखेंगे। अरावली पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? बताइए आप सभी इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, साबरमती नदी निकलती है, जो कि अरावली से निकलकर कहाँ बहती है? गुजरात में बहती है। अगर साबरमती नदी की लंबाई की बात करें तो 371 किलोमीटर का प्रवाह देखने को मिलता है। राजस्थान में इसकी बात करें तो यह 48 किलोमीटर। वही अगर बात करें गुजरात में तो यह 323 किलोमीटर का प्रवाह देखने को मिलता है। इसके संगम की अगर बात करें तो यह अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिरती है ना, अरब सागर में खंबात की खाड़ी साइड दिखाई देती है, गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की अगर बात करें तो इसमें बरेली होगी, वेत्रवती हो जाएंगी, वेत्रवती, हटमती, मजूम, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां देखने को मिलती है। अहमदाबाद शहर इसके किनारे देखने को मिलता है। अहमदाबाद, अहमदाबाद के किनारे से निकलती है, बहती है। चलते साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। एक इंपॉर्टेंट बांध कौन सा है? धरोई बांध। कौन सा बांध है? धरोई, धरोई बांध हमें देखने को मिलता है साबरमती के इस तट पर। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 14 देखेंगे। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेरापूंजी, जो कि कहाँ स्थित है? मेघालय में हमें देखने को मिलता है। जो कि खासी पहाड़ी क्षेत्र में देखने को मिलती है ना। यहाँ तीन तीन प्रकार की खाड़ी पाई जाती है, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी, है ना। इन पहाड़ी की अगर बात करें समुद्र तल से तो ये 1484 मीटर की ऊंचाई की है। यहाँ वर्षा कितनी होती है? 11,777 मिलीमीटर के लगभग देखने को मिलती है, यानी 463 इंच के लगभग यहाँ वर्षा देखने को मिलती है। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगर दूसरा नाम अगर आ जाए यहाँ पे तो सोहरा भी नाम आता है ना, चेरापूंजी की जगह सोहरा, इसे सोहरा नाम से भी जाना जाता है। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 41 देखेंगे। भारत का भौगोलिक विस्तार लगभग किस अक्षांश से किस अक्षांश तक है? बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर बताइए साथियों क्या हो जाएगा? ये इसकी देशांतर रेखा हो जाती है, जो कि खड़ी फॉर्म में है ना, देशांतर रेखा हो जाती है, और ये अक्षांश रेखा हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 डिग्री 4 अंश से न्यूटन से 37 डिग्री 6 न्यूटन तक देखने को मिलती है। अर्थात हमें साउथ से नॉर्थ हमें देखने को मिलती है, जो कि 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक के हमें देखने को मिलती है, यानी 8 डिग्री 4 से हमें 37 डिग्री 6 तक के नॉर्थ में हमें देखने को मिलती है। इस तरह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन 42। भारत का देशांतर विस्तार लगभग किस तक फैला हुआ है? एमपी फॉरेस्ट 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए, 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट तक हमें देखने को मिलता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ से इस तरफ हो जाएगा, यानी अक्षांश की बात कर रहा है।
देशांतर विस्तार, सॉरी। तो देशांतर विस्तार क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट तक हमें देखने को मिलता है। तो ये हो जाएगा इसका। इस तरह से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इसके क्षेत्र। तो आप इसे बार बार याद करिएगा तो आपको इजीली याद हो जाएंगे, है ना। 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट तक के। तो ये हमें इसका देशांतर विस्तार देखने को मिलता है। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 43 देखेंगे। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? आई होप आप सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन है 32,87,000 हमें देखने को मिलता है, जो कि 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर दिया गया है। अगर हम ऐसे बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन 44 देखेंगे। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी 2.4% का क्षेत्रफल के लगभग हमें देखने को मिलता है भारत का क्षेत्रफल। क्वेश्चन 45 देखेंगे। भारत की कुल मुख्य भूमि का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? बताइए साथियों, उत्तर और दक्षिण विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण तो उत्तर से दक्षिण की अगर बात करें तो हमें 3214 ऑप्शन ए हो जाएगा। 3214 किलोमीटर देखने को मिलता है ना। 2933 की बात करें तो हमें 2933 यू देखने को मिलता है पश्चिम से पूर्व की ओर 2933 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। भारत की मुख्य भूमि का पूर्व से पश्चिम की विस्तार कितना है? तो इसका राइट आंसर 2933 किलोमीटर देखने को मिलेगा। इस तरह से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं आपके लिए। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी पर्वतमाला स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमालय पर्वतमाला में देखने को मिलती है ना, उत्तरी सीमा क्षेत्र में। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? एमपी पुलिस में पूछा गया है क्वेश्चन। बताइए आप सभी राइट आंसर इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए गुजरात की सबसे लंबी तटीय रेखा देखने को मिलती है। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। भारत को भौतिक स्वरूप कितने प्रमुख भौतिक भागों में बांटा गया है? एमपी पटवारी में पूछा गया है क्वेश्चन। बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी 6 क्षेत्रों में हमें बटा हुआ देखने को मिलता है। अगर हम इन 6 भौगोलिक स्वरूपों की बात करें तो पहला हमें देखने को मिलता है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, है ना। साथ ही साथ दूसरे की अगर बात करें तो इसमें हमें उत्तर भारत उत्तर भारत का विशाल मैदान देखने को मिलता है। साथ ही साथ थर्ड की हम बात करें तो क्या हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। चौथे की बात करें तो इसमें मरुस्थलीय क्षेत्र देखने को मिलता है, मरुस्थलीय। पांचवे की बात करें तो तटीय मैदान। छठवें नंबर पर द्वीप समूह देखने को मिलते हैं, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह आ जाते हैं ना। लक्षद्वीप की बात करें तो अरब सागर में है ना। अंडमान निकोबार का है बंगाल की खाड़ी साइड दिखाई देते हैं हमें। तटीय मैदान का देखने को मिलते हैं। तटीय मैदान यह कोकण, कंडरा, मलाबार क्षेत्र जो कि पश्चिमी तटीय हो जाते हैं ना।
और पूर्वी तटीय की बात करें तो इसमें ओडिशा, आंध्र प्रदेश और कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट कहाँ पे है? पूर्वी तटीय मैदान में। पश्चिमी तटीय में कौन कौन से? मालाबार तट देखने को मिलते हैं, कोकण तट देखने को मिलते हैं। वही मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करते हैं, राजस्थान का क्षेत्र है, थार मरुस्थलीय क्षेत्र देखने को मिलता है। प्रायद्वीप पठार कहाँ है? जो कि बुंदेलखंड हो गया है ना, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आते हैं। वही अगर बात करें उत्तर भारत का मैदान, विशाल मैदान, तो यह हमें गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के निक्षेप क्षेत्र देखने को मिलता है, जो कि पंजाब से लेकर असम तक फैला है। उत्तर पर्वतीय क्षेत्र की अगर बात करें तो इसमें हिमालय पर्वत आ जाता है ना, अरुणाचल, जम्मू कश्मीर आदि क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं इसके अंतर्गत। क्वेश्चन 50 देखेंगे, निम्न में से कौन सा भारत का प्रमुख भौतिक भाग नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, तटीय महासागरीय क्षेत्र, जो हमारे भारत का भौतिक भाग नहीं है। अगर उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो यह भी हमारे भारत का भाग देखने को मिलता है। महान मैदान भी हमें देखने को मिलता है ना, शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 51 देखेंगे, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? एमपी फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया है क्वेश्चन। बताइए आप सभी राइट आंसर इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में भारत में देखने को मिलती है, जिसमें गर्मी और वर्षा मानसून में नियंत्रण होती है ना। अगर भूमध्य सागरीय की जलवायु की बात करें तो यह कहाँ दिखाई देती है साथियों? यह हमें दक्षिण यूरोप व कैलिफोर्निया के क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। मरुस्थलीय प्रकार की शुष्क जलवायु राजस्थान में कुछ देखने को मिलती है, तथा मध्य एशिया में मिलती जुलती दिखाई देती है। ध्रुवीय टाइप की क्या होती है? अत्यधिक ठंड होती है, जलवायु ध्रुवीय क्षेत्र में देखने को मिलती है ना, ध्रुवीय क्षेत्र। चलते अगले क्वेश्चन पर। साथियों जिन साथी हम हमारे बीच आए हैं नए हमारे चैनल पर, उनसे निवेदन है कि चैनल को लाइक क्लास को लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों के साथ इसे शेयर करिएगा। क्वेश्चन 52 देखेंगे, जलवायु और मौसम में मुख्य अंतर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, समय या अवधि का अंतर देखने को मिलता है हमें। जलवायु जो कि क्या होता है, जलवायु अत्यधिक समय जैसे 30 वर्ष के लगभग में आती है। वही अगर मौसम की बात करते हैं, मौसम अल्पकालिक होता है, मौसम बदलता रहता है, दिन सप्ताह के अंतर्गत हमें बदलाव देखने को मिलता है, अल्पकालिक। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। साथियों आप सभी के द्वारा किया गया लाइक और सब्सक्राइब हम लोगों को प्रेरणा देता है ना, हम अच्छे से अच्छे कंटेंट और वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते हैं। तो साथियों अगर जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाले अन्य लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर हम लोग लेके आने वाले तो आप लोगों को मिल सके, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। तो आप 55 वाला जो क्वेश्चन है, मानसून शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आप सभी इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋतु, जो कि अरबी भाषा से मिलकर बना है ना, अरबी शब्द जो कि मौसम हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसका अर्थ क्या होता है? ऋतु। मौसम शब्द जो कि कहाँ से है? अरबी से है ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 56 की, भारतीय मानसून का आगमन सामान्यतः कब होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, जून में, जो कि 1 जून से हमें देखने को मिलता है। केरल तट पर मानसून प्रवेश करता है ना। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलता है। मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून हमें 1 जून केरल तट पर आते हुए प्रवेश करता हुआ दिखाई देता है।
उसके पश्चात यह आगे बढ़ता है, महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र जाएगा या मध्य प्रदेश, दिल्ली, ये उसके आगे जुलाई अगस्त तक पहुंचता है, जून जुलाई अगस्त तक। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाला सबसे प्रमुख कारक कौन सा है? बताइए आप सभी, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानसून। मानसून जो कि भारत की जलवायु का सबसे बड़ा नियंत्रक कारक है। सबसे बड़ा क्या है? नियंत्रक कारक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 54 देखेंगे। हिमालय भारत की जलवायु को कैसे प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, शीतलहर को रोकता है। ताकि क्या मध्य एशिया की जो ठंडी हवा है वो भारत में प्रवेश नहीं कर पाती। हम ये क्वेश्चन को देख चुके हैं, है ना। चलते अगले क्वेश्चन पर जो कि 57 देखेंगे। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले कहाँ पहुंचता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा केरल में। इसे भी हम देख चुके हैं। क्वेश्चन 58 देखेंगे। मानसून की वापसी कब शुरू होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर मंथ में हमें देखने को मिलता है, जो कि दक्षिण भारत में वापसी मानसून वर्षा में होती है। मानसूनी जो मानसूनी वर्षा जो होती है वो हमें दक्षिण भारत में वापसी होती हुई दिखाई देती है। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। मानसून की वापसी से कौन सी वर्षा होती है? ऑप्शन ए हो जाएगा चेन्नई में वर्षा होती है, रेन फॉल इन चेन्नई। पूर्वोत्तर मानसून से होती है ना यह वर्षा, पूर्वोत्तर। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 60 देखेंगे। मानसून को प्रभावित करने वाला प्रमुख महासागर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, हिंद महासागर, जो कि मानसून की नमी का मुख्य स्रोत है। यहाँ से मानसून नमी लेके निकलता है, जो कि हमारे देश में मानसून की गतिविधियां देखने को मिलती है, जिसके थ्रू। अगर हम महासागरों के बारे में चर्चा करें तो प्रशांत महासागर जो कि सबसे बड़ा महासागर है, बड़ा महासागर है ना, ये हो जाएगा बड़ा महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। अगर इसमें देखें सबसे गहरा स्थान तो मेरियाना गर्त देखने को मिलता है, मेरियाना, जो कि 11,022 किलोमीटर देखने को मिलता है। अगर वही हम बात करें हिंद महासागर की, अटलांटिक महासागर की बात करते हैं, फिर दूसरे नंबर का आता है सबसे बड़ा, है ना। अगर ये कहाँ दिखाई देता? अमेरिका, यूरोपीय, अफ्रीका के बीच हमें देखने को मिलता है। हिंद महासागर की बात करें तो ये कहाँ देखने को मिलता है? तीसरा बड़ा है ये, तीसरे नंबर का, जो हमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका से घिरा देखने को मिलता है। इसके बाद करते हैं आर्कटिक महासागर की, तो यह सबसे छोटा महासागर है। आर्कटिक कैसा? छोटा महासागर है, जो कहाँ देखने को मिलता है? ये उत्तरी ध्रुव के तरफ देखने को मिलता है, या साल भर क्या रहती है? बर्फ से ढका रहता है यह क्षेत्र, तो उत्तरी ध्रुव में हमें देखने को मिलता है। चलते अगले क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन 61 देखेंगे। भारत की प्राकृतिक वनस्पति किस पर निर्भर करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जलवायु व मृदा पर निर्भर करती है भारत की प्राकृतिक वनस्पति। क्वेश्चन 62 देखेंगे। शीतोष्ण सदाबहार वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट में उच्च ऊंचाई और सदाबहार वन देखने को मिलते हैं हमें। तो हम लोग पश्चिमी घाट के बारे में काफ़ी कुछ देख चुके इस लेक्चर में। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। साथ ही आप लोग पॉज करके इन सब का आंसर देने की कोशिश किया करिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो सके। कमेंट सेक्शन में आंसर देते जाइएगा। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार व पश्चिमी घाट क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षावन देखने को मिलता है, जो कि प्रायतः अत्यधिक घने और वर्षावन हमें देखने को मिलते हैं अंडमान निकोबार क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन किस नाम से जाने जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मानसून वन के नाम से जाने जाते हैं, जो कि वर्षा के अनुसार पत्ते यहाँ पे झड़ते हैं। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, भारत का अधिकतम वन क्षेत्र किस राज्य में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में हमें सबसे बड़ा वन क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। अगर बात करें तो यह 77,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया वनों से ढका हुआ है, जो कि हमारे देश का 13% हिस्सा कवर करता है, जहाँ पर मिश्रित वन के साथ साथ पर्णपाती है ना, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन देखने को मिलते हैं हमें यहाँ पे। और यहाँ पे वन्य जीव भी बाघ, हाथी, नीलगाय, तेंदुआ आदि देखने को मिलते हैं इस वनों में। सागौन के वृक्ष भी अत्यधिक मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं। चलते अगले क्वेश्चन पर 66 पर। शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, शुष्क कांटेदार झाड़ियां हमें देखने को मिलती है, जो कि कहाँ मिलती है? मरुस्थलीय क्षेत्र में। स्थलीय क्षेत्र जो कि कहाँ स्थित है? राजस्थान का क्षेत्र में देखने को मिलता है, थार रेगिस्तान वाली एरिया रीजन में। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, भारत में वृक्षारोपण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, पर्यावरण संतुलन इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य हो जाएगा। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 68 देखेंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में कौन से वन पाए जाते हैं? एसएससी एमटीएस का यह क्वेश्चन बताइए आप सभी, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, मैग्रोवन हमें गंगा ब्रह्मपुत्र और डेल्टा क्षेत्र में हमें देखने को मिलते हैं। अत्यधिक मात्रा में हमें सुंदरवन क्षेत्र में है ना, सुंदरवन क्षेत्र वहाँ देखने को मिलते हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मैग्रोवन क्षेत्र है। सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र है ना, जो कि मैग्रोवन सबसे बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पे सुंदरी के वृक्ष, जहाँ पे सुंदरवन डेल्टा सुंदरी वृक्ष अत्यधिक पाए जाते हैं, इसलिए सुंदरवन इसका नाम पड़ा। गोरान के वृक्ष, केड़ा के वंश, प्यासी के वृक्ष हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में। यह क्षेत्र जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी यहाँ स्थल में भी नाम इसका दर्ज है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 69 देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बरगद, जो कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। पीपल क्या है? जो कि पवित्र वृक्ष, धार्मिक पूजा अर्चना के लिए इसका पीपल वृक्ष को पूजा जाता है। नीम को औषधीय गुणों वाला पौधा कहा जाता है। साल जो कि उपयोगी वृक्ष है, ये भी औषधियों के लिए। क्वेश्चन 70 देखेंगे, भारत में वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार के वनों का है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, पतझड़ी वन, जो कि लगभग 70% क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 71 देखेंगे, मानसून के दौरान भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेरापूंजी में, जो कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 72 देखेंगे, भारत के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी, थार मरुस्थल क्षेत्र में, जो कि पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है, जहाँ न्यूनतम वर्षा होती है।
पश्चिमी राजस्थान वाला क्षेत्र। कश्मीरी घाटी की बात करते हैं, मध्यम वर्षा देखने को मिलती है। पश्चिमी घाट में अधिक वर्षा, असम क्षेत्र में भी अधिक वर्षा देखने को मिलती है। चलते साथ ही अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 73 देखेंगे, मानसून पवन किस दिशा में बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई दिखाई देती है मानसून पवनें। चलते अगले क्वेश्चन पर 74 को देखते हैं। भारत के उत्तरी मैदानों में किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, कृषि योग्य भूमि। यहाँ खेत और छिटपुट वृक्ष मिलते हैं यहाँ पे। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 75 देखेंगे, प्राकृतिक वनस्पति का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? राइट आंसर हो जाएगा मानव। मानव जो कि प्राकृतिक वनस्पति का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है मानव को, जो कि अत्यधिक मात्रा में वनों की कटाई की बात हो या फिर औद्योगिकरण की बात हो, ये सारी चीजें मानव द्वारा देखने को मिलती है। नुकसान भी वही पहुंचाता है और उसका वृक्षारोपण भी वही करता है। जब जरूरत पड़ती है तब वृक्षारोपण करता है ना। और जब सुख लाभ के लिए वो क्या करता है, वनस्पतियों का विनाश भी करता है, कटाई करता है वनों की। इसलिए साथियों अत्यधिक मात्रा में वृक्षारोपण करना चाहिए। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, सौर मंडल का केंद्र कौन है? बताइए आप सभी, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, सूर्य, जो कि सौर मंडल का केंद्र माना जाता है, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा और भारी खगोलीय पिंड है। भारी भारी पिंड है ना। विशेषताओं की अगर बात करें तो इसमें क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों ही गैसों से बना हुआ है। सूर्य जो कि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति की वजह से ग्रह हो गए है ना, उपग्रह हो गए, अन्य पिंडों को अपने कक्षाओं में बनाए रखता है सूर्य। इसकी बात करते इसके कितने 8 ग्रह हो जाते हैं। सूर्य की सतह का अगर तापमान की बात करें तो कितना देखने को मिलता है, 5500 डिग्री सेंटीग्रेड हमें देखने को मिलता है सूर्य की सतह का तापमान। सूर्य के नाभिक में नाभिकीय संलयन होता है ना, क्या होता है, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है उसके नाभिक में, जिसमें से ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न होती है। तो यह क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सूर्य के केंद्र में किस प्रकार की क्रिया होती है, कौन सी क्रिया होती है, नाभिकीय संलयन होती है, नाभिकीय विखंडन होती है। तो ध्यान दीजिएगा, नाभिकीय संलयन देखने को। क्वेश्चन 77 देखेंगे, सूर्य किस प्रकार का तारा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, पीला बौना तारा है सूर्य। अगर सूर्य के नाभि के संलयन होता है उसमें अगर बात करें तो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट होती है और उससे क्या होती है, ऊर्जा निकलती है। इस तरह से यह क्रम हो जाएगा इसका। चलते साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, बृहस्पति, जो कि सबसे बड़ा ग्रह है, जिसमें 79 के ऊपर लगभग उपग्रह हमें देखने को मिलते हैं। 79 प्लस हमें ग्रेट रेड स्पॉट भी हमें देखने को मिलता है ना, ग्रेट रेड स्पॉट। शनि की बात करें तो यह सुंदर वलयों वाला गैसीय दानव तारा है, सुंदर वलय हमें देखने को मिलते हैं। वही हम बात करें वरुण की तो यह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह देखने को मिलता है। वरुण कैसा है, ठंडा है। वरुण कैसा है, ठंडा है। वरुण हो गया ठंडा, वरुण तो ठंडा होता नहीं है पर यहाँ पे वरुण ठंडा है। क्वेश्चन 79 देखेंगे, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रमा, जो कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, जो कि 27 दिन का इसका परिक्रमण काल है। परिक्रमण काल 27 दिन का। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 18 देखेंगे। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? एमपी टेट वर्ग 2 में पूछा गया क्वेश्चन। बताइए आप सब इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल। मंगल को सतह आयरन ऑक्साइड दिखाई से लाल दिखाई देता है। किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड के कारण ये लाल दिखाई देता है। तो लाल ग्रह कौन सा हो जाएगा? मंगल। अगर शुक्र की बात करें तो यह घना CO2 होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडलीय, जिसमें ग्रीन हाउस प्रभाव देखने को मिलता है। ग्रीन हाउस प्रभाव। शनि जो कि वलयों के लिए प्रसिद्ध है, अभी हमने चर्चा की थी, है ना। चलते अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन 81 देखेंगे। पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी 12,742 किलोमीटर हमें देखने को मिलता है इसके आसपास। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 82 देखेंगे। किस ग्रह को सुबह और शाम का तारा कहा जाता है? एमपी पटवारी 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन। बताइए आप सभी इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र को सुबह का तारा और शाम का तारा, भोर का तारा कहा जाता है ना। तो आकाश में सबसे चमकदार दिखाई देता है, जो कि सूर्य के बाद, है ना, सबसे चमकदार दिखाई देता है। चलते अगले क्वेश्चन की। 83 देखेंगे। शनि ग्रह की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुंदर रिंग्स वाला, है ना, रिंग्स वलय वाला हमें देखने को मिलता है। अति सुंदर, है ना, विशाल छल्ले, छल्ले बोलते हैं ना, रिंग्स को छल्ले भी बोलते हैं, वलय भी बोलते हैं। तो यह अगर देखें तो सौरमंडल का 6वां ग्रह देखने को मिलता है ना। बृहस्पति के बाद दूसरा बड़ा ग्रह होता है, दूसरा बड़ा ग्रह होता है। इसकी बात करते यह पीला व सुनहरा दिखाई देता है। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 84 देखेंगे। क्षुद्र ग्रह प्लूटो की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी क्लाइड टॉम्बा को इसका प्लूटो का खोजकर्ता माना जाता है। प्लूटो जो कि 2006 में इसे हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया, इसे नौवां ग्रह माना जाता था। तो इसे 2006 में हटाया ना, ध्यान दीजिएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 85 देखेंगे। हमारे सौरमंडल में कितने क्षुद्र ग्रह मान्य हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी 5 ग्रहों को हमें क्षुद्र ग्रह में मान्यता है। जैसे देखिए प्लूटो हो जाएगा, सेरेस हो जाएगा, हाउमाउ हो जाएगा, माके हो जाएगा, एरिस हो जाएगा। यह 5 प्रकार के है ना, जिन्हें मान्यता मिली है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 86 देखेंगे। उल्का पिंड जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उल्का कहलाता है ना। क्वेश्चन 87 देखेंगे। उल्का पिंड यदि पृथ्वी की सतह पर गिर जाए तो उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उल्का पिंड कहेंगे। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 88 देखेंगे। धूमकेतु किससे बने होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए गैस और बर्फ से बने होते हैं, जो पुंज सूर्य की गर्मी से बनते हैं। चलते अगले क्वेश्चन पर। 89 सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? एमपी एक्साइज कांस्टेबल का यह क्वेश्चन। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुध हमें देखने को मिलता है सबसे छोटे ग्रह के रूप में, जो कि सूर्य से पहला ग्रह है। चट्टान पाई जाती है यहाँ पे, है ना। -427 डिग्री सेंटीग्रेड
से लेके -173, ये प्लस है 427, ये -73 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ तापमान हमें देखने को मिलता है। बहुपतला वायुमंडल हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 19 देखेंगे, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए 365 दिन का समय लगता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 91 देखेंगे, ग्लोब पर भूमध्य रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0 डिग्री अक्षांश पे हमें यह देखने को मिलता है भूमध्य रेखा, जो कि पृथ्वी को उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है। उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र में बांटने का कार्य करता है। तो ये भूमध्य रेखा हो जाएंगी 0 डिग्री पे। क्वेश्चन 92 देखेंगे, प्राइम मेरिडियन से होकर कौन सा देशांतर गुजरता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी 0, जो कि भूमध्य रेखा जो होती है वो प्राइम मेरिडियन रेखा से होकर गुजरती है, जिसे ग्रीनविच भी कहते हैं, ग्रीनविच से गुजरना है ना। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, आइडियल है ना, इंटरनेशनल तिथि डेट लाइन। 45 डिग्री पर क्या है? सहायक देशांतर समय निर्धारण हेतु है। 90 पर क्या है? पूर्व पश्चिमी दिशा के मुख्य माप है। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 93 देखेंगे, यदि दो देशांतर में 15 डिग्री सेल्सियस का अंतर है तो उनके बीच का समय का अंतर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 घंटे का, यानी 1 घंटे का अर्थ 15 डिग्री देशांतर का अंतर हमें देखने को मिलता है, तो 1 घंटे का अंतर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे, भारत का मानक समय IST किस देशांतर पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 82 से 1/2 ईस्ट में हमें देखने को मिलता है। यह इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए, है ना, ध्यान रखिएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 95 देखेंगे, पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर खींचे गए? MP पुलिस 2023 का यह क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 360, जो कि पूरा ग्लोब हर देशांतर 1 डिग्री सेल्सियस का है। चलते अगले क्वेश्चन पर 96 पर, कर्क रेखा भारत के किस अक्षांश पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 23 से 1/2 नॉर्थ तक हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन 97 देखेंगे, कौन सा कटिबंध पृथ्वी का सबसे गर्म क्षेत्र कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जो कि सबसे गर्म क्षेत्र कहलाता है। जिसकी बात करें तो 23 से 1/2 न्यूटन नॉर्थ से लेकर 23 से 1/2 साउथ तक सूर्य का सीधा प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन 98 देखेंगे, 66 से 1/2 नॉर्थ अक्षांश को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्कटिक वृत्त कहा जाता है, जो ध्रुव के पास, उत्तरी ध्रुव के पास होता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 99 देखेंगे, यदि किसी स्थान पर दोपहर 12 बजे सूर्य ठीक सिर के ऊपर दिखाई देता है तो वह स्थान होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय के भीतर हमें देखने को मिलता है यह क्रिया, सूर्य सीधा पड़ सकता है। चलते अगले क्वेश्चन पर 100वां, ग्रीनविच मीन टाइम GMT किस देशांतर पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी 0 डिग्री, जो कि प्राइम मेरिडियन पर आधारित है। 180 की क्या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हमें देखने को मिलती है। 45 डिग्री, जो कि समय निर्धारण में सहायक है।
इस तरह से साथियों आज के हमारे कुछ शानदार PYQs और NCERT बेस्ड MCQs हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किए। आई होप आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा होगा आज का लेक्चर। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें, है ना, और अपने साथियों के साथ इसे शेयर करिएगा। चलिए साथियों, आई होप आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं इसी तरह के एक नए लेक्चर के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए अगला लेक्चर भी। तो साथियों आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ, इसलिए आप सबसे पहले करिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबाइएगा। तो चलिए साथियों, आप रखिए अपना ध्यान और अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करते रहिए। आप अन्य माध्यमों से भी कर सकते हैं, जहाँ से भी आपको प्रैक्टिस करने मिलता है वहाँ से प्रैक्टिस करिए। तो ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।